Periodicity defines repetition of physical and chemical properties at particular intervals. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, सोल्यूबिलिटी एटसेट्रा, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी किसी भी टाइप की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके साथ भी कोई भी रिएक्शन के ट्रेंड को समझा सकती है, वो सारी क्या है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ही अरेंज करना है। ये आपके पास नींव कीट है और कुछ मिनटों के दौरान हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके और क्लासिफाई कर सके मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, कहां यूज हो सकते हैं, क्यों, कैसे यूज कर सकते हैं। अब कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने के लिए लेवोजियर सर ने सिंबल्स प्रोवाइड कराए, डोबर्नियर सर ने ट्राइड उन्होंने बनाए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज आपके पास सेकंड था। ऐसे ऐसे ट्राइड कितने थे? 4 थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। न्यूलैंड ने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया। उसने कहा कि हर 7th के बाद 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन शो करता है। लेकिन ये लॉ भी आपके पास जब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई तब तक ही लागू था। नोबल गैस डिस्कवर होते ही ये लॉ भी खत्म हो गया था। तो आपके पास इसने पहला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसने समझाया कि कितने रिपीटेशन, कितने एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। लेकिन सबसे बेहतरीन थ्योरी लेके आए मेंडलीव। पहली बार एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसके अंदर आपके पास ग्रुप भी थे और आपके पास पीरियड भी थे। ग्रुप वर्टिकल्स थे और पीरियड्स आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर थे। और आपके पास इन्होंने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है पिछली दोनों थ्योरीज की तरह आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मासेस। लेकिन खासियत ये थी, इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी कराई, एक अच्छा लॉ दिया और बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे कुछ एटम्स का एटॉमिक मास जो गलत था उसको भी करेक्ट किया। उसके अलावा एका एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम के नाम से डिस्कवर किया गया, एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर किया, उसको भी ठीक बताया। लेकिन एक्चुअल में सारी कमियां जो एटॉमिक मास के बेसिस पे आपकी अरेंजमेंट होने की वजह से आ रही थी उसको ठीक किया मोस्ले ने। एक 28 साल की उम्र में एक्सपायर हुआ साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो देके गए समाज को, और उन्होंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेसिफिकली एक्सरे की स्टडी की और जब वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ स्टडी करे तो पता चला कि जो भी EMR की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे, एक्सरे की स्टडी के दौरान। तो वहां से इनको पता चल गया कि भाई आपकी जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है जो सभी लेके चले थे एटॉमिक मास, वो ठीक नहीं था, वो गलत था। तो उसके बाद अब आपके पास आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास समझाया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंडेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर पे है, और एक टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं। इसने ये भी समझाया कि आपके पास जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम क्यों है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है आपके पास हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपके पास पहली प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियस, दैट इज साइज। साइज में सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक की बात करूं तो 3 तरीके से समझाया गया, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल। तीनों में ही एक बात कॉमन थी कि दो कोवेलेंटली या मेटेलिकली या वंडरवॉल इंटरेक्टेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये होगी आपके पास रेडियस, नहीं सॉरी बॉन्ड लेंथ, और इसका एग्जैक्ट हाफ क्या कहलाएगा आपके पास? रेडियस। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हमें पता ही है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होती है, बॉन्ड उतना जल्दी टूट जाता है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा तो वंडरवॉल के अंदर है, तो सबसे वीक आपके पास वंडरवॉल इंटरेक्शन रहेंगी, उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर मेटेलिक, और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर रहेंगी आपके पास कौन? कोवेलेंट। यही चीज यहां पे समझा रखी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरिएशन की, तो अगर ग्रुप के अंदर आप जाओगे मूविंग डाउन तो आपका साइज हमेशा इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज का सिंबल है, इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर फोर्स की एग्जैक्ट पावर घट रही है और नंबर ऑफ शेल्स जनरली नीचे जाते हैं तो बढ़ती है, जनरली कि हमेशा बढ़ती हैं। वहीं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड पीडी,
तो साइज हमेशा घटता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है जबकि सेल नंबर जो है वो हमेशा सेम रह रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने की वजह से साइज घट जाता है। तीसरी बात आपके पास आयनिक साइज के अंदर है, तो पहले हमने साइज को डिफाइन किया, दूसरी बात हमने उसके ट्रेंड्स की बात की, और अब हम आ गए तीसरी आयनिक साइज पे। यहां पे एक बात कॉमन है कि कोई भी न्यूट्रल पेरेंट एटम हमेशा अपने कैटायनिक पार्ट से तो बड़ा होता है लेकिन एनायनिक पार्ट से छोटा। कैटायन में भी आपके पास चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है साइज घटता जाता है। जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में चार्ज ज्यादा था, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम था, जेड इफेक्टिव कंपैरेटिवली कम होगा। तो आपके पास जैसे जैसे चार्ज कैटायन पे बढ़ेगा साइज घटेगा, वहीं अनायन पे उल्टा हो जाएगा। वजह ये रही, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल्स घटेंगी, वहीं अनायन के केस में जेड इफेक्टिव घटेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आपके पास बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से साइज आपके पास बढ़ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली वो एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को गैसियस कैटायन में उसकी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो जो एनर्जी देनी है तो बेसिकली एंडोथर्मिक रहेगी हमेशा ही। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक और निकालोगे तो और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक और निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पॉसिबल नहीं होते हैं। और हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उसका एक्सटेंट भी बढ़ता जाएगा, दैट इज IE थर्ड इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। और वजह भाई साइज घट रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट साइज, इनवर्स, भाई 1 आ जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो 1 तो इनवर्स है, मींस साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जैसे आप किसी भी ग्रुप के अंदर बात करो, सोडियम से रुबिडियम की तरफ जाओगे तो साइज हमेशा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है। जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा आपके पास बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और ये वजह है कि लेफ्ट से राइट जब भी पीरियड में जाते हो तो हमेशा हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू एक्सट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल, जैसे जैसे आपको पता है ऑर्बिटल्स में S से कम है P से कम है D और सबसे कम आपकी पेनिट्रेशन पावर यानी कि न्यूक्लियस के पास जाने की पावर किसके पास है, F के पास। तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू P, और P की एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू D एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल दो अच्छे क्वेश्चन, बेरिलियम से बोरोन की तरफ जाओगे तो साइज घटेगा, सिमिलरली मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे तो भी साइज घटेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्टली बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन आ रहा है S से जबकि बोरोन में जा रहा है P से, और S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसलिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिक्रीज इन साइज। सेम केस मैग्नीशियम में होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबको पता ही है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ऑब्वियस है एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का साइज ऑब्वियस है थोड़ा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, नहीं बड़ा है, ऑक्सीजन छोटी और नाइट्रोजन बड़ा है। लेफ्ट साइड जा रहे हो ना बेटा, तो ऑक्सीजन का साइज आपके पास छोटा है तो एनर्जी इसको इस फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा जरूरत थी, लेकिन नहीं, उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है 2p3 और ऑक्सीजन में 2p4 पार्शियली फिल्ड है। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। अब इसी से रिलेटेड ट्रेंड है, बात हो ही गई है, साइज जैसे जैसे घटेगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैसे बात है साइज तो घटता ही है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। वहीं ग्रुप के अंदर साइज जैसे जैसे बढ़ता है, नीचे जाते तो साइज हमेशा बढ़ता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा घटती है, तो ऑब्वियस है आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमेशा कम देनी पड़ेगी। यही वजह है सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है, बहुत थोड़ी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज साफ है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम को कन्वर्ट करना है गैसियस आइसोलेटेड एनायन में, उसके लिए ग्राउंड स्टेट में जो भी एनर्जी वो देगा, ऑब्वियस अब की बार ये दे रहा है, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन वो हमेशा एंडो थी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखने की बात, मेटल के केस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसको देना है तो भाई मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हो तो देते हैं, तो ऑब्वियस बात है वहां पे आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, उल्टा देनी पड़ेगी। तो मेटल्स के केस में और नोबल गैसेस के केस में हमेशा आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक रहेगी। वहीं नॉन मेटल, उनकी तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, अगर उनको इलेक्ट्रॉन दोगे नॉन मेटल्स को, ग्रुप 16 को, ग्रुप 17 को, 15 को, तो हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन कब तक? जनरली फर्स्ट या सेकंड, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन दोगे या दो दोगे तब तक ही वो आपको एनर्जी देंगे। लेकिन अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा हो जाएंगे और आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, उल्टा आपको देनी पड़ेगी। यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली आपको या हमेशा आपको एंडो ही मिलेगी। अब आगे चलते फैक्टर्स में, वही साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा घटती है। फॉर एग्जांपल ग्रुप की बात कर लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव मतलब साइज से बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली वही फैक्टर आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के केस में सबसे छोटा साइज है और जेड इफेक्टिव मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले फ्लोरीन में मैक्सिमम। कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट वही केस है, ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ही ना लेगा ही। 10 की बात करो तो भाई जैसे जैसे आप पीरियड की बात करोगे तो हमेशा एनर्जी आपके पास लेफ्ट साइड जाओगे तो बढ़ती आएगी, हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी बाय प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। क्यों? क्योंकि भाई साइज घट रहा है और जेड इफेक्टिव आपके पास बढ़ रहा है। वहीं अगर आप बात करोगे ग्रुप की, ग्रुप में तो साइज नीचे की तरफ जा रहे हो, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपके पास पक्की बात है साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव घट रहा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपके पास, सॉरी जो एनर्जी निकलेगी वो आपके पास ऑब्वियस है कम होती जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन दोनों प्रॉपर्टीज की, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक कैरेक्टर से। अगर 2 या 3 मेटल्स दे रखे हैं, मान लिया आपके पास ए, बी और सी, इस केस में एनर्जी निकली आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी 300, बी के केस में आयनाइजेशन एनर्जी है आपके पास 500 और सी के केस में प्लस 700 किलो जूल पर एटम। तो भाई सी केस में आपके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर मिनिमम रहेगा। ए के केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम है तो मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम। ये इनवर्स का मतलब है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आखिरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टेंडेंसी किसी एटम की टू अट्रैक्ट दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, लेकिन इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोट किया जाता है इसको काई से, क्या? पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए कैटायन। जैसे जैसे किसी कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है, एक ही एटम की बढ़ जाती है। जैसे सारे एल्यूमिनियम एटम्स ही हैं लेकिन +3 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम रहेगी इन कंपेयर टू +1। वैसे ही जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है किसी एटम पे, जैसे बात करो यहां पर क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पर आपके पास +1 है तो यहां पे -1 है तो तीनों केसेस में क्लोरीन, लेकिन किस केस में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम रहेगी? जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली पॉजिटिव रहेगी। जेड इफेक्टिव ऑब्वियस है भाई, आपकी न्यूक्लियर फोर्स जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी हाँ जी ज्यादा होगी। फ्लोरीन की मैक्सिमम रहेगी वर्ल्ड में, फिर क्लोरीन रहेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करो तो ब्रोमीन उनके बाद आएगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, भाई हाइब्रिडाइजेशन सबने पढ़ी है, इंटरमिक्सिंग है, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, जैसे sp के अंदर 50% एस कैरेक्टर है वहीं sp3 के अंदर 25% है, तो एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे तीनों ही केसेस में कार्बन कार्बन बॉन्डेड है लेकिन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम बिकॉज 50% एस कैरेक्टर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसे जैसे आपके पास साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास घटती जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रखा है। एक स्पेशल केस कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है, वैसे ही ऑक्सीजन की आपके पास सल्फर से ज्यादा है, लेकिन अगर आप बात करोगे, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले इसके खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन खींचने के बाद एनर्जी ज्यादा कौन देगा? क्लोरीन। सिमिलरली यहां पे कौन ज्यादा देगा? सल्फर। क्यों? क्योंकि भाई आपकी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, जबकि क्लोरीन और सल्फर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस लार्ज साइज होने की वजह से काफी कम रहेंगे, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को ओवर पावर कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेशक क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, लेकिन एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा। तो वर्ल्ड में मोस्ट हाईली नेगेटिव आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला आपके एटम है क्लोरीन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप हम देखते हैं, जैसे लिथियम का डायगोनल पीरियोडिक टेबल में आपके पास Mg है, वैसे बेरिलियम का एल्यूमिनियम है, तो हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स, मैग्नीशियम अपने ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी ना शो करके लिथियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर लिथियम Mg जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट एक जैसी सी है, रिजेम्बलेंस शो करती हैं। तो ये जो रिजेम्बलेंस है डायगोनल एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसी को नाम दे रखा है डायगोनल रिलेशनशिप। इसकी वजह है आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो ऑब्वियस है जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज एग्जैक्टली घटता है, नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यहां मिला के कुछ एलिमेंट्स में ये दोनों साइज एक तरफ से घटना, यहां से इधर लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ आओगे तो घटा होगा और नीचे की तरफ आए तो बढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट दोनों फैक्टर एक दूसरे को, यहां का घटना और इधर का बढ़ना ऑलमोस्ट बैलेंस कर लेते हैं। इन कुछ एलिमेंट में, सब में नहीं होता, कुछ इन एलिमेंट्स में जिनमें एक बैलेंस हो जाता है वहां पे साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। और सेम साइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब केमिकल रिएक्टिविटी और भाई इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेम्बलेंस शो। बेटा जी अब बोर्ड के ऊपर हैं कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके पास पहले 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, आपके पास 4th और 6th क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं, 7th ऑब्जेक्टिव है और बाकी आपके पास सब्जेक्टिव है।
तो पिछले 2-3 साल में जब से पैटर्न में ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन ये केस बेस्ड भी है 4 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, बाकी आपके पास 3 मार्क्स 2 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो डीओई ने, हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले 2-3 साल के अंदर मिड टर्म में या फाइनल एग्जाम में पूछे हैं। प्लीज एक बार ट्राई करें और कुछ डाउट हो तो जरूर पूछें। थैंक यू।